मैं डॉक्टर लालजी यादव, समन्वयक जिला विज्ञान क्लब प्रयागराज, नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करूंगा। इस नई शिक्षा नीति 2020 में चर्चा के बिंदु होंगे इसकी पृष्ठभूमि, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा। आइए देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चे छोटी उम्र में प्रवेश करते हैं, स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज एजुकेशन करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन करते हैं और समाज को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं। तो ये बात आती है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शैक्षिक प्रणाली है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर उसके लिए एक सेंटेंस बोलें तो कहते हैं कि हमारी शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य एक अच्छे इंसान का विकास करना है। एक अच्छा इंसान कौन होगा? जिसमें तर्कसंगत विचार और कार्य करने की क्षमता हो, जिसमें करुणा, सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पना, सत्य, नैतिक मूल्य और आधार हो। एजुकेशन सिस्टम में मुख्य भूमिका शैक्षिक संस्थानों की होती है। तो यह भी प्रश्न आता है कि एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप किसे मानेंगे? अब उसका उत्तर यह है कि एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है। छात्र के स्वागत से अभिप्राय यह है कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को यह सोचना चाहिए कि उसका अस्तित्व छात्रों से है, उसके अस्तित्व से छात्र नहीं हैं। एक अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका आशय यह है कि उस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, वहां सीखने के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा और उपयुक्त संसाधन होना चाहिए। ये एक अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होना चाहिए या एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनने के लिए उसका लक्ष्य होना चाहिए कि इनको वो प्राप्त कर सके। नई शिक्षा नीति 2020 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। इसकी पहले शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जिसमें 1992 में कुछ और उपबंध जोड़े गए थे। जून 2017 में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन हुआ। कस्तूरी रंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंपी और इस समिति ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय तथा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को शिक्षा मंत्री नाम देने की सिफारिश की। 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नई शिक्षा नीति का अनुमोदन किया। अब देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति में क्या व्यवस्था की गई है। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसे हम सामान्यतः स्कूलिंग भी कहते हैं या स्कूली शिक्षा भी कहते हैं। अभी तक हमारी स्कूली शिक्षा 10+2 वाली व्यवस्था पर आधारित है। इस 10+2 व्यवस्था में कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा शामिल है। कक्षा 1 से 10 तक बच्चों को लगभग समान प्रकार के पाठ्यक्रम दिए जाते हैं। कक्षा 10 पास करने पर उनको स्ट्रीम का चुनाव करना होता है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, और इस तरह से उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है। अब ये देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। तो जो 10+2 व्यवस्था थी उसके स्थान पर 5+3+3+4 व्यवस्था लागू की गई है। ये 5+3+3+4 व्यवस्था क्या है? इस 5+3+3+4 में जो पहले 5 वर्ष की शिक्षा है उसे सामान्य नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज,
और इसमें बच्चों की उम्र होगी 3 से 8 वर्ष। जो अगला 3 साल है उसे प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, इसमें उम्र होगी 8 से 11 वर्ष। जो अगला 3 साल है ये मिडिल स्टेज, इसमें उम्र है 11 से 14 वर्ष। और जो अगला 4 साल है उसे सेकेंडरी स्टेज कहते हैं और इसमें उम्र होगी 14 से 18 वर्ष। अब देखते हैं कि ये फाउंडेशन स्टेज क्या है। इस फाउंडेशन स्टेज में 5 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी। ये 5 वर्ष की उम्र नहीं है, सामान्यतः हमारी 10+2 में ये व्यवस्था थी कि 5 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर बच्चा क्लास 1 में प्रवेश करता था और 12 वर्ष की स्कूलिंग के बाद वो कक्षा 12 पास करता था। अब नई व्यवस्था में जो प्रवेश बच्चे का होगा वो 3 वर्ष की उम्र में होगा और 3 वर्ष की उम्र के बाद वो ये 5 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करेगा। अर्थात इस 5 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चे की उम्र 8 वर्ष हो जाएगी। तो पहले से क्या परिवर्तन आया? पहले से ये परिवर्तन आया कि पहले बच्चा सरकारी स्कूलों में सीधे क्लास 1 में प्रवेश करता था, प्री स्कूल का कोई कंसेप्ट नहीं था। हालांकि निजी स्कूलों में प्री स्कूल का कंसेप्ट था। अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि बच्चे का प्रवेश 3 वर्ष की उम्र में होगा और ये प्री स्कूल की नई अवधारणा दी गई है। इस 5 वर्षों में कोई परीक्षा नहीं होगी। इसमें सिखाया क्या जाएगा? इसमें बच्चे को अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर और आउटडोर खेल, पहेलियां और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, शिल्प, नाटक, कठपुतली तथा अन्य गतिविधियां सिखाई जाएंगी। ऐसे कोर्स रखने के पीछे ये उद्देश्य है कि बच्चे का स्कूल के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, भय उत्पन्न ना हो। इसीलिए ना तो परीक्षा का इसमें किसी परीक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। 2 भागों में ये जो 5 वर्ष की शिक्षा है, पहले 3 साल जो हैं वो प्ले स्कूल और अगले 2 साल क्लास 1 और 2 शामिल है। अब इसके लिए पहले 3 साल जो आपका प्ले स्कूल है उसको बाल बाटिका नाम दिया गया है और उसके बाद बच्चा क्लास 1 और 2 कंप्लीट करेगा। ये आपके पास है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसकी जो ये 5 वर्षों की शिक्षा है उसकी पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी, जो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब जो प्री स्कूल का नया कंसेप्ट आया उसे सरकारी स्कूलों में लागू कैसे किया जाएगा, इसके लिए सशक्त रूप से चल रहे आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय के साथ स्थित आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय के साथ स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। ये जो आपका ECC है, ये शिक्षकों के शुरुआती कैडर को विकसित करने के लिए NCERT द्वारा व्यवस्थित तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो जो प्ले स्कूल 3 वर्ष का है उसकी शिक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से खेल खेल में बच्चों को दे सके। क्लास 1 और 2 कंप्लीट करने के बाद अगली स्टेज जो 3 साल की आती है उसे प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं और ये शिक्षा जो है ये 3 वर्ष की स्कूलिंग है, जिसमें बच्चा क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 कंप्लीट करेगा और यहाँ 8 वर्ष की उम्र में प्रवेश करेगा और क्लास 5 करते उसकी उम्र 11 वर्ष हो जाएगी। इसमें शिक्षा संवादात्मक शैली के जरिए अध्ययन अध्यापन की ओर बढ़ेगी। अब ये बात आती है कि इसमें पढ़ाया क्या जाएगा। इसमें शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान, गणित, पढ़ने लिखने तथा बोलने की शिक्षा दी जाएगी।
अब एक बड़ा सवाल आता है मीडियम का, माध्यम का। तो कहते हैं कि ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा होगी। ये बड़ी बात है कि सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसका अनुपालन करेंगे। इसके पीछे ये अवधारणा काम कर रही है कि बच्चे को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में सिखाने से उसकी जो ग्रहण करने की क्षमता है वो अधिक होती है। अब इस स्टेज पर परीक्षाएं आपने देखा था कि शुरुआती 5 साल में कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन जो अगला 3 साल है जिसमें बच्चा क्लास 3, 4, 5 कंप्लीट करेगा, इस स्टेज से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। सभी विद्यार्थियों को एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देनी होगी। 3, 5 की परीक्षा जैसे बीआरसी के माध्यम से, एनपीआरसी के माध्यम से या केंद्रीय विद्यालयों में जो क्लस्टर सिस्टम जो बहुत प्रभावी माना जाता है उसके माध्यम से ये परीक्षाएं होंगी। एक बड़ी बात है कि प्राइवेट कॉलेजों के लिए फीस का निर्धारण होगा। एक निश्चित फीस तय की जाएगी और उसी को प्राइवेट कॉलेजों को भी वो स्वीकार करना होगा। अब अगला स्टेज जो है वो मिडिल स्टेज है। ये 3 वर्ष की शिक्षा है जिसमें 6, 7, 8 ये क्लास कंप्लीट होंगी और यहां बच्चा 11 वर्ष की उम्र में प्रवेश करेगा और क्लास 8 कंप्लीट होते उसकी उम्र 14 वर्ष हो जाएगी। एक बड़ी बात इस स्टेज पर कही गई है कि व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास कोर्स कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ प्रारंभ होंगे। 6वीं कक्षा से ही कंप्यूटर कोडिंग की जानकारी दी जाएगी। व्यावसायिक शिल्प जैसे बढ़ईगिरी, बिजली का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने के नमूने में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। ये इंटर्नशिप में इस तरह से संकल्पना विकसित की गई है कि 10 दिन का एक बैग रहित पीरियड होगा जिसमें बच्चे अपने आसपास के वातावरण में जा करके इन चीज़ों को सीखेंगे। और जैसे व्यावसायिक शिक्षा है, कौशल विकास, इनके सीखने के लिए शिक्षकों की बात की गई है। तो उसके लिए ये है कि आसपास जो विशेषज्ञ हैं उनकी सेवा लेकर के इसे पूर्ण किया जाए। इस स्टेज में विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी तथा व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई होगी जैसे अभी चल रहा है। कक्षा 8 तक की शिक्षा देने में स्थानीय भाषा प्रमुखता से प्रयुक्त होगी। 5 तक तो बिल्कुल कंपलसरी है, लेकिन 8 तक ये बात हो रही है क्लास 8 तक की शिक्षा देने के लिए स्थानीय भाषा प्रयुक्त की जाए। ये त्रिभाषा फार्मूला बना रहेगा। ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि अब जैसे अंग्रेजी की बात होती है, संस्कृत की बात होती है या अन्य भारतीय भाषाओं की बात होती है, वो एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाएंगी। इवन अंग्रेजी भी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी और उसी लिए 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स का विकास किया जाएगा। अगली स्टेज जो है वो सेकेंडरी स्टेज है और स्कूलिंग के लिए ये महत्वपूर्ण स्टेज है। इसमें 4 वर्ष की शिक्षा है और इसी 4 वर्ष की शिक्षा में बच्चा 9th, 10th, 11th, 12th कंप्लीट करेगा। यहाँ बड़ी बात ये हो रही है कि 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं, क्या इनका स्वरूप बदल जाएगा या ये बंद कर दी जाएंगे? उसका उत्तर है कि 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। बोर्ड परीक्षाएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनका स्वरूप बदला रहेगा। अब बदले स्वरूप में क्या होगा? बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति कम हो। इसका आशय या ये इस आशय से लाया गया है कि छात्रों को सीखने में कोचिंग संस्थानों का दबाव कम हो, वो रटने की बजाय जो अनुभव आधारित है, ज्ञान आधारित है, वो शिक्षा वो ग्रहण करें। इस संकल्पना के साथ इसको लाया गया है। परीक्षा सेमेस्टर आधारित होगी
सेमेस्टर प्रणाली बहुत जगह चल भी रही है, कई विश्वविद्यालय भी इसको अपना रहे हैं और ये प्रभावी सिस्टम है कि जहां 6 महीने पर एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी तथा दोनों के अंक जोड़े जाएंगे। अब इसमें प्रश्न दोनों तरह के होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, ये दोनों तरह के प्रश्न होंगे। सबसे बड़ी बात कि क्लास 10 करने के बाद हमारे आपके बच्चों के पास एक बड़ी समस्या होती है कि वो किस स्ट्रीम का चुनाव करें, आर्ट लें, साइंस लें या कॉमर्स लें। इस नई शिक्षा प्रणाली में आर्ट, साइंस तथा कॉमर्स स्ट्रीम खत्म कर दी गई है। विषय के चयन में स्वतंत्रता होगी। इसको आपको और स्पष्ट करें कि जैसे अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम में है तो उसके सब्जेक्ट कमोबेश फिक्स होते थे। अब जैसे कोई बच्चा भौतिकी पढ़ना चाहता है तो उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ लेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ लेगा। इस तरह की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में है। एक्स्ट्रा करिकुलर तथा को करिकुलर एक्टिविटी मेन करिकुलम में शामिल। देखिए अभी हमारे पास जो एक्स्ट्रा करिकुलर पहले होती थी, जिनका बाद में नाम को करिकुलर कर गया, जिसमें साइंस मॉडल था, डिबेट था, क्विज था, इस तरह की जो थी, ये सारी एक्टिविटीज को अब मेन करिकुलम में शामिल कर दिया गया। विज्ञान, मानविकी और गणित के अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यवसायिक कौशल जैसे विषय पूरे पाठ्यक्रम में शामिल कर दिए गए। तो ये एक तरह से मेन करिकुलम में आ गया है। इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य ये है, जो बात कही जा रही है कि नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार ना करे। क्लास 12 करने के बाद जब भी बच्चा अपने स्कूलिंग सिस्टम से निकले तो उसके पास कम से कम कोई व्यावसायिक दक्षता हो, जिससे वो अपना कुछ जीविका के लिए कार्य प्रारंभ कर सके। वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयंप्रभा जैसे मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। तो इन पर अभी कोविड के समय इन पर बहुत सारी, दीक्षा पर, स्वयंप्रभा पर बहुत सारी ई लर्निंग मटेरियल है, इसका विकास और किया जाएगा। एक बड़ी बात और हो रही है कि इस लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, इन सब को भी बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात हो रही है कि रिपोर्ट कार्ड की, ये आपके सामने है कि छात्रों को 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि विषय के अंकों के अतिरिक्त उनके कौशल विकास और अन्य बिंदुओं को इसमें शामिल किया जाएगा। तो अब इसके मानक क्या होंगे? इसका मानक निर्धारित करने के लिए MHRD के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख बनाया जाएगा, जो मूल्यांकन के मानक और दिशा निर्देश बताएगा। ये परख है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। ये जो 360 डिग्री मूल्यांकन होगा, इसके लिए मानक बनाएगा, जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो सब इसके दिशा निर्देश में बनेंगे। अब बात उच्च शिक्षा की। स्ट्रीम अभी आप देख रहे थे कि क्लास 10th के बाद आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम खत्म कर दी गई। स्ट्रीम खत्म करने के पीछे ये अवधारणा भी काम कर रही थी कि वहीं से बच्चों के मन में आ जाता है कि साइंस सुपीरियर है, आर्ट सुपीरियर है, कॉमर्स सुपीरियर है। ये सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करने के लिए स्ट्रीम क्लास 10th से ही खत्म कर दी गई। अब स्नातक में भी कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। जो आपकी ग्रेजुएट डिग्री है वो 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी। एक बड़ी बात जो आ रही है, इसमें मल्टीपल एंट्री तथा मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू रहेगा। इसका आशय यह है कि इस 3 या 4 वर्ष की अवधि में जो आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें अगर आपने 1 वर्ष पर भी कंप्लीट कर लिया तो वो आपका 1 वर्ष बेकार नहीं जाएगा। आप कहलाएंगे ग्रेजुएट विथ सर्टिफिकेट। ग्रेजुएट विथ सर्टिफिकेट का आशय ये होगा कि आपने 1 साल का ग्रेजुएशन किया है। अगर आपने 2 वर्ष कंप्लीट किया था तो आपको मिलेगा
एडवांस डिप्लोमा, या आप कहलाएंगे ग्रेजुएट विथ एडवांस डिप्लोमा। अगर आपने 3 वर्ष कर लिया तो आपके पास आ जाएगा ये 3 वर्ष पर ग्रेजुएट डिग्री आएगी, और अगर आपने 4 वर्ष कंप्लीट कर लिया तो आपको कहा जाएगा ग्रेजुएट विथ रिसर्च डिग्री। तो ये बात हो रही है, और ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC बनेगा। ABC में आपने जितने ग्रेड पॉइंट किसी कोर्स में प्राप्त किए हैं वो बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह जमा रहेंगे। जब आप आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तो वो पॉइंट आपके जोड़ दिए जाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन ले रहे छात्रों को इससे बहुत फायदा होने की बात कही जा रही है। अब ये बात आती है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश का सिस्टम क्या होगा। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए नियम समान होंगे। ये NTA राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा कराएगी। साथ ही विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में हर साल कम से कम 2 बार विशिष्ट सामान्य विषय की परीक्षा लेने का कार्य करेगी। अभी आप IIT एडमिशन के लिए देखें तो वो साल में इस समय 2 परीक्षाएं करा रहे हैं एडमिशन के लिए। उसी तरह से ये तो कॉमन परीक्षा रहेगी, और उसके बाद विशिष्ट परीक्षा वो साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। एक बड़ी बात और आ रही है इस शिक्षा नीति में, ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगी। अगर अन्य देशों की जो यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप 100 में हैं वो चाहें तो इंडिया में भी अपने कैंपस खोल सकती हैं। इसके प्रोस और कॉन्स में लोग ये कह रहे हैं, एक तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी भारतीय यूनिवर्सिटी में कि वो और अच्छा कर सके, और दूसरे लोग ये आशंका भी जता रहे हैं कि इससे शिक्षा महंगी भी हो सकती है, क्योंकि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगी हो सकता है कि उनका फी स्ट्रक्चर हाई हो। अब बात पोस्ट ग्रेजुएशन की। परास्नातक कोर्स जो होगा वो 1 या 2 वर्ष का होगा। अगर आप डिग्री ग्रेजुएट हैं तो आपका जो PG होगा वो 2 वर्ष का होगा, और आप रिसर्च ग्रेजुएट हैं अर्थात आपने ग्रेजुएशन 4 वर्षों में किया है तो आपकी जो PG होगी वो 1 वर्ष की होगी। अब अगर कोई PhD करना चाहता है तो उसके लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, PG होना चाहिए, या 4 वर्षों की उसके पास रिसर्च ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जो MPhil कार्यक्रम है उसको बंद कर दिया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात कही गई है, और ये भी बात कही जा रही है कि सरकारी तथा प्राइवेट शिक्षा के जो मानक होंगे वो समान होंगे। ये बात आ रही है कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य बहुविषय शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, ये मेरू, ये एक नया नाम है, इसको बनना होगा। अभी आप देखें जैसे आपके पास कोई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है या जहां एक ही तरह की एजुकेशन दी जाएगी, उनको ये बात कही गई है कि 2040 तक आप अपने को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी बना लें, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय में अपने को परिवर्तित कर लें। हालांकि इससे मेडिकल और लीगल एजुकेशन इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब ये बात आ रही है कि उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक बनाने की बात हो रही है, और वो होगा भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो पूरी हायर एजुकेशन है उसका रेगुलेशन करेगा, और इसके अंतर्गत ये 4 इकाइयां बनाने की बात हो रही है। NHERC राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, NAAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद जो ग्रेडिंग करती है, इसकी बात हम लोग सुनते रहते हैं कि किसको ये कितना ग्रेड दे रही है, एक तरह से इंस्टीट्यूट की क्वालिटी को व्यक्त करता है। उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद
अभी तक हायर एजुकेशन में बहुत ही पावरफुल बॉडी, जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते थे, वो अब नए नाम से उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद के नाम से जानी जाएगी या उसमें परिवर्तित हो जाएगी, और जीईसी सामान्य शिक्षा परिषद। अब इसमें बात होगी अध्यापक शिक्षा की। ये बात हमारे सामने आती है, कहते हैं कि व्हेन टीचर लर्न्स नेशन लीड्स। उस शिक्षा व्यवस्था में जिसमें टीचर अगर सीखते हैं तो वो देश बहुत आगे बढ़ता है। उसी को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा, अभी हमने डिस्कस किया था, क्लास 1 से क्लास 12 तक की जो शिक्षा है, जिसके 4 लेवल आपको बताए थे, 5+3+3+4 पर टीईटी का विस्तार होगा। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके अंकों को भी शामिल किया जाएगा। ये बात हो रही है। ये बात हो रही है कि वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, और ये 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री आपकी स्कूलिंग के बाद ही शुरू हो जाएगी। यदि किसी को टीचर बनना है तो 12th के बाद उसे 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अब विषय वाइज स्पेसिफिक करने के लिए अगर किसी के पास 3 वर्ष की ग्रेजुएट डिग्री है या तो उसे 2 वर्ष का बीएड करना पड़ेगा। अगर 4 वर्षीय रिसर्च ग्रेजुएट डिग्री है या वो पीजी है तो उसे 1 वर्षीय बीएड करना पड़ेगा। शिक्षकों के लिए बड़ी बात हो रही है कि कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स के मापदंडों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होगी। ये भी बात हो रही है कि जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षक हैं उनकी पहचान की जाएगी, उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और जिससे अन्य शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। और जो उच्च शिक्षा है उसमें अध्यापन हेतु जो रिक्रूटमेंट के मानक हैं वो अभी की जो व्यवस्था है नेट और पीएचडी, वो कुछ परिवर्तनों के साथ जारी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।